हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ESIR नेट दिसंबर 2023 फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन नॉर्मल जीमन इफेक्ट से है, जिसमें एक सोलर प्रोब मिशन है जो 630 नैनोमीटर वेवलेंथ में एक वेवलेंथ शिफ्ट ऑब्जर्व करता है और वेवलेंथ शिफ्ट का ऑर्डर है 10⁻⁻⁵। हमें ये अज्यूम करना है कि जो ये वेवलेंथ शिफ्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, यानी नॉर्मल जीमन इफेक्ट की वजह से है। तो हमें उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है जिसकी वजह से ये वेवलेंथ शिफ्ट हो रहा है। हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन जो लॉन्च किया गया है, इस क्वेश्चन की थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन उस इवेंट से भी है। हम जानते हैं एनर्जी का एक्सप्रेशन है hc/λ। चेंज इन एनर्जी अगर हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, -hc/λ² इंटू डेल्टा लैम्डा। ये आपको चेंज इन एनर्जी का एक्सप्रेशन देगा। माइनस साइन ये बताता है अगर एनर्जी शिफ्ट पॉजिटिव है तो वेवलेंथ शिफ्ट हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन होता है। हमें केवल मैग्नीट्यूड की यहाँ पर जरूरत है। तो जो डेल्टा ई एनर्जी शिफ्ट इज इक्वल्स टू hc/λ² इंटू डेल्टा लैम्डा। क्योंकि ये जो शिफ्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। नॉर्मल जीमन इफेक्ट में जो शिफ्ट की वैल्यू होती है एनर्जी शिफ्ट की, दैट इज म्यू बी इंटू बी। म्यू बी इज बोर मैग्नेटॉन, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यूज हमें गिवन है, दोनों को इक्वेट करने के बाद म्यू बी इंटू बी इक्वल्स टू hc/λ² इंटू डेल्टा लैम्डा। बस आपको इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। hc/b टू लैम्डा इंटू जो डेल्टा λ/λ² इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये शिफ्ट की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 10⁻⁵। लैम्डा आपको गिवन है 630 नैनोमीटर। बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू आप रखेंगे, यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, 0.3 टेस्ला। 0.3 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के जो जितने भी पैरामीटर हैं मॉलिक्यूल के वो आपको गिवन है। इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है 0.12 नैनोमीटर। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज। अब आपको दो रोटेशनल ट्रांजिशन दिए हुए हैं। एक है रोटेशनल लेवल J प्राइम इक्वल्स टू 0 से J डबल प्राइम इक्वल्स टू 1। इसको आपको दिया हुआ है, दैट इज λ1, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है। दूसरा जो ट्रांजिशन है दैट इज J प्राइम इक्वल्स टू 1 से J डबल प्राइम इक्वल्स टू 0। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है दैट इज λ2। आपको इन्हीं दोनों वेवलेंथ का जो रेशियो पता करना है। अब इस जो प्रॉब्लम को एक बार डायग्रामेटिकली समझते हैं। रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में यह है ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट, यह है एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट। वाइब्रेशनल स्टेट के अंदर बहुत सारी रोटेशनल स्टेट्स होती हैं। जो ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट है उसकी जो रोटेशनल स्टेट को मैंने रिप्रेजेंट किया J प्राइम से, और एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट की जो रोटेशनल लेवल्स हैं उसको मैंने J डबल प्राइम से रिप्रेजेंट किया है। अब जो दो ट्रांजिशन आपको दिए हुए हैं आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। λ1 ट्रांजिशन है ग्राउंड स्टेट के 0 रोटेशनल से एक्साइटेड स्टेट के
फर्स्ट रोटेशनल स्टेट तक। डेल्टा जे की वैल्यू जब आप पता करेंगे तब आपको पता चलेगा लैम्डा 1 के लिए जो डेल्टा जे की वैल्यू है दैट इज 1 माइनस 0 इज इक्वल टू +1। और रोटेशनल वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें 3 टाइप के स्पेक्ट्रम आपने पढ़े होंगे, पी ब्रांच, क्यू ब्रांच और आर ब्रांच। जो ये डेल्टा जे इक्वल टू +1 के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम होता है उसको बोलते हैं हम आर ब्रांच। जो लैम्डा 2 है यहाँ पर ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट के फर्स्ट रोटेशनल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के ग्राउंड रोटेशनल स्टेट तक है। इस ट्रांजिशन के लिए अगर आप डेल्टा जे की वैल्यू पता करेंगे 0 -1 इक्वल्स टू -1, तो ये आपकी है पी ब्रांच। बस आपको दोनों ही जो जो ट्रांजिशन है इन दोनों के वेवलेंथ का जो रेशियो पता करना है। यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ डेल्टा जे अकल +1 है तो आर ब्रांच, -1 है तो पी ब्रांच। अब एक रिलेशन और इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी भी एनर्जी स्टेट को उसकी टर्म वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म वैल्यू से रिप्रेजेंट करते टाइम आप वेव नंबर रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। वेव नंबर क्या होता है हमेशा 1/λ। तो आपको रेशियो पता करना है λ1/λ2। आप वहां पर वेव नंबर रखेंगे 1/μ1 बार अपॉन 1/μ2 बार। इनका जैसे ही आप रेशियो पता करेंगे जो λ1/λ2 है वो μ2 बार अपॉन μ1 बार के बराबर आपको मिलेगा। यानी जो दोनों ही ट्रांजिशन है उनके वेव नंबर का एक्सप्रेशन आप पता कर लीजिए, दोनों का रेशियो पता कर लीजिए, आपको λ1/λ2 पता चल जाएगा। रोटेशनल वाइब्रेशनल स्टेट के लिए जो वेव नंबर एक्सप्रेशन है वो तरीके से दिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है, इग्नोरिंग रोटेशनल वाइब्रेशनल कपलिंग। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो बी है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। और रोटेशनल कांस्टेंट जब आप जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तब आपने नोटिस किया होगा आपको जो रिजिड रोटेटर दिया होता है। रिजिड रोटेटर मतलब आपकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो समय के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन वाइब्रेशनल इफेक्ट जैसे ही आता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होती है, उसी के साथ ये जो रोटेशनल कांस्टेंट है बी, ये भी वाइब्रेशनल स्टेट के साथ चेंज होते रहता है। लेकिन जैसे ही आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको रोटेशनल वाइब्रेशनल कपलिंग को इग्नोर करना है, इसका मतलब यह है कि डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, तो बी की वैल्यू सेम रहेगी। जब आप फाइनली आर ब्रांच और पी ब्रांच के लिए आप जब वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं, एक्साइटेड स्टेट माइनस लोअर एक्साइटेड स्टेट के जो रोटेशनल लेवल है उनके नंबर को माइनस करते हैं और जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है उनको माइनस करते हैं जब आप, तब आपको फाइनली मिलता है आर ब्रांच के लिए जो वेव नंबर है दैट इज μ0 + 2b और पी ब्रांच के लिए μ0 - 2b। μ0 जो सेंट्रल लाइन होती है उसका वेव नंबर है +2b, बी रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे h/8π² म्यू दैट इज रिड्यूस मास आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 1/r², r इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपको गिवन है। यहाँ से आप b की वैल्यू पता करके λ1/λ2 की वैल्यू आपको पता करनी है और हमने पता है कि वेव नंबर रिप्रेजेंटेशन में λ1/λ2 किसके बराबर होगा μ2 बार अपॉन μ1 बार। वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ से आपको एक चीज पता चलेगी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो डेफिनेटली जो ये रेशियो है ये 1 से तो छोटा ही है। जब आप b और μ0 बार की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c टाइम्स वेव नंबर, म्यू इज इक्वल टू c/λ होता है, 1/λ क्या होता है म्यू बार। यहाँ से आप जो आपको वेव नंबर है फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके सभी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 0.9963। दैट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन,
द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Lambda h and lambda d denotes longest wavelength in Balmer spectrum of hydrogen and deuterium atom. और आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा एच माइनस लैम्डा डी अपॉन लैम्डा एच. इसका रेशियो आपको पता करना है. सबसे पहले आपको हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एटम के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए. हाइड्रोजन एटम और ड्यूटेरियम एटम आपको पता होगा आइसोटोप है. जब भी आप हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक्चुअली ये एक टू बॉडी प्रॉब्लम है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होता है. हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन. ड्यूटेरियम एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है. तो दोनों का न्यूक्लियर मास अलग अलग है और दोनों ही केस में जो आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है सराउंडिंग. रिड्यूस मास कैलकुलेशन का जो आपको फॉर्मूला पता है, 1/μ इक्वल्स टू 1/m1 प्लस 1/m2. यहाँ पर दो मास है, न्यूक्लियर मास और इलेक्ट्रॉन का मास. वैल्यू पुट करेंगे तो रिड्यूस मास का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, न्यूक्लियर मास मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का मास अपॉन न्यूक्लियर मास प्लस इलेक्ट्रॉन मास. अब दोनों ही केस के लिए आपको न्यूक्लियर मास पहले कैलकुलेट करना है. यह है ड्यूट्रॉन के लिए. इसमें एक प्रोटॉन है, उसका मास होता है 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक न्यूट्रॉन है, उसका मास होता है 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. टोटल मास जो न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस का होता है दैट इज 3676 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली हाइड्रोजन एटम के लिए न्यूक्लियर मास, क्योंकि सिंगल प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, उसका मास होता है 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन दोनों ही वैल्यू को आप जब पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन एटम का जो रिड्यूस मास है दैट इज 1836 अपॉन 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जो ड्यूट्रॉन एटम के लिए, ड्यूटेरियम एटम के लिए जो रिड्यूस मास है दैट इज 3676 टाइम अपॉन 3677 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब आपको एक चीज क्वेश्चन में मेंशन की हुई है कि जो लैम्डा एच और लैम्डा डी है ये दोनों ही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है पाल्मर स्पेक्ट्रम की. पाल्मर स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट से ऐसी सारी ट्रांजिशंस जो अपर लेवल से n इजिकल टू 2 पे खत्म हो. n इजिकल टू 1 पे अगर जो ट्रांजिशन खत्म होते हैं दैट इज लाइमन सीरीज. n इजिकल टू 2 पे अगर आपके जो ट्रांजिशन खत्म हो रहा है सारी ट्रांजिशन, वो क्या होते हैं? बाल्मर सीरीज. और बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब बाल्मर सीरीज की वो उस ट्रांजिशन को आपको देखना है जिसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे कम हो. एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा का मतलब करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी. तो n इजिकल टू 3 से n इजिकल टू 2 तो ये ट्रांजिशन होता है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है बाल्मर सीरीज की. 1/λ की वेवलेंथ की वेवलेंथ आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट c h क्यूब 1/4. जो फाइनल स्टेट होती है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/, जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट होता है 1/3 स्क्वायर 9. ये 1/λ की वैल्यू आपको पता चलेगी. यहाँ से आप एक चीज नोटिस करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हर चीज कांस्टेंट है. 5/36 कांस्टेंट, 8 एप्सिलॉन नॉट c h क्यूब e टू द पावर 4 ये सब कांस्टेंट. यहाँ से आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो वेवलेंथ है दैट इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रिड्यूस मास. वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास. तो आपके क्वेश्चन में जहां जहां पर लैम्डा एच दिया हुआ है उसको आप उसके रिड्यूस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से रिप्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर लैम्डा एच था, उसकी जगह पे आप लिख देंगे 1/μh. यहाँ पर लैम्डा डी था, उसकी जगह पे लिख देंगे 1/μd डिवाइडेड बाई 1/μh. क्योंकि ये कांस्टेंट को मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट कट जाएंगे. इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू डी माइनस म्यू एच अपॉन म्यू डी. यहाँ पर डिनोमिनेटर में म्यू एच है लेकिन ऊपर दोनों मल्टीप्लाई होगा. आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में म्यू डी मिलेगा. बस रिड्यूस मास ड्यूटेरियम एटम, हाइड्रोजन एटम
डिवाइडेड बाय ड्यूटेरियम एटम। तो आप वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप करेंगे तो परसेंटेज शिफ्ट आपको पता चल जाएगा। इट इज 0.027, अप्रोक्सीमेटली 0.03 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।